नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 69 नंबर सेट देखेंगे पूरे विस्तार के साथ। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर पूरे 68 सेट देखे विस्तार के साथ। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो यह किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी। किन्हें सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। वहीं बात करें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 के तहत। वहीं बात करें कैग, इसे ही कैग कहते हैं। इसकी पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो तब तक। वहीं बात करें, यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। कोई पद धारण नहीं कर सकता है। एग्जाम में यह भी प्रश्न आया हुआ है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। किसका संरक्षक होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं। यह बात की संपरीक्षा भी करता है कैग। वहीं बात करें कैग का, कैग केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 151(1) के तहत। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के निम्न अनुच्छेद से है। तो यह उल्लेख जो है अनुच्छेद 75 में है। किसमें है? अनुच्छेद 75 में है। वहीं बात करना अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 में क्या चीज का वर्णन है? तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निष्पादन एवं सलाह हेतु मंत्रिपरिषद क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। ये वर्णन है अनुच्छेद 74 में। वहीं 53 की बात करें तो 53 में कहा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 की बात करें तो 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की चर्चा है। चलिए अगला प्रश्न है, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो पहली बार इसका स्थापना गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में होता। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो है लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया था। और कहा जाता है कि लोक अदालत के निर्णय को दोनों पक्ष को मानना बाध्यकारी होता है। दोनों पक्ष को मानना क्या होता है? बाध्यकारी होता है। और यह इसको जो है दीवाने अदालत का भी मान्यता प्राप्त होता है। दीवाने अदालत का मान्यता प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इनका कहना था, इनके अनुसार राज्य की शक्तियां को उसके 3 भाग कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका में बांट देना चाहिए। ये कहना था इनका। वही इसका मतलब क्या होता है? शक्ति के पृथक्करण का मतलब राज्य का पृथक्करण का एक यह मॉडल होता है। राज्य का पृथक्करण का यह मॉडल होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द बिल्कुल सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान, ये भी सही है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, वहीं बात करें उद्देशिका, तो उद्देशिका का प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। वहीं बात करें उद्देशिका यानी प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? बहुत बार एग्जाम में आया, 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। कितना? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अब 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? 5 प्रकार का। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और समानता की बात करें तो 2 प्रकार का समानता का चर्चा है। 2 प्रकार का कौन कौन? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। वहीं प्रस्तावना में हम लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे।
कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था? तो अभिधम्म पिटक का संकलन ये किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन नंबर सी। 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों को समझ लिए। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था वह राजगिरी में होता। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे और हुआ था अजात शत्रु के समय। दूसरा जो हुआ था, और ये पहला जो संगीति हुआ था, इसमें 2 पिटक, कौन कौन? सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था, और विनय पिटक। और वहीं दूसरा जो हुआ था वह वैशाली में हुआ था, शावाकामी उसमें अध्यक्ष किया था, 383 ईसा पूर्व हुआ था, काला अशोक के समय हुआ था। तीसरा जो हुआ था हम लोग जानते हैं अशोक के समय हुआ था पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व, और मोगली सूत पिस्तम इसके अध्यक्ष थे, और इसी में जो है अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। चलिए, अब चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कनिष्क के समय में हुआ, प्रथम शताब्दी में वसुमित्र अध्यक्ष थे, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रश्न है, भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत नियम कितना है? तो यह अनुव्रत नियम की संख्या 5 है। कितना है? 5 है। ये 5 अनुव्रत है कौन कौन? देख लीजिए। अहिंसा, कौन है? अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। दूसरा है सत्य, झूठ नहीं बोलना। वही तीसरा है अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। क्या होता है? चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह, इसे ठीक कर लीजिए, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति अर्जित नहीं करना। और अंतिम जो था वह है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ये 5 जो है महाव्रत थे। वहीं बात करें महावीर, तो महावीर यह जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने थे? 24वें तीर्थंकर थे। यह जो है इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलगांव वैशाली में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। यह जात्रिक कुल के थे। किस कुल के? जात्रिक कुल के थे। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वहीं बात करें महावीर, 30 वर्ष की आयु में गृह छोड़ा था, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें 42वें वर्ष जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुआ? जिम्भ्रिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। चलिए, और इनका निधन की बात करें तो इनका निधन 468 ईसा पूर्व हुआ था, पावापुरी राजगीर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दियरा प्रदेश या दियरा क्षेत्र से क्या समझते हैं? तो दियरा क्षेत्र या बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति होती। वहीं बात करें तराई, तो तराई क्या होता है? तराई क्षेत्र तो उत्तरी भारतीय मैदानी की दलदली पट्टी को तराई कहा जाता है। उत्तरी भारतीय क्षेत्र की दलदली पट्टी को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। अच्छा, दोवाश क्या होता है? ये तो जानते होंगे। तो 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दोवाश, जो बहुत उपजाऊ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया था? तो किसे सहयोग दिया था? नाना साहब को। आप लोग जानते होंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी, कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब ने। किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब ने। और इनका जो सैन्य नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। किसने किया था? तात्या टोपे ने। और कानपुर की बात करें तो कानपुर के जो विद्रोह हुआ था उसे दबाया किसने था? तो ये कैंपबेल ने दबाया था। किसने? कैंपबेल ने दबाया था। वहीं बात करें झांसी का जो विद्रोह हुआ था, झांसी जानते होंगे, यहाँ का विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और इसे दबाया किसने था? हीरोज ने। किसने दबाया था? हीरोज ने इसे दबाया था। वहीं इलाहाबाद, तो वहाँ से लियाकत अली थे और उसे कर्नल नील ने वहाँ के विद्रोह को दबाया। अब बात करें कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे और वहाँ को जो विद्रोह को विलियम टेलर और आयर ने दबाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा समान होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? गतिज ऊर्जा समान होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है, क्यों? तो ऐसा करने से प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए यह निष्क्रिय गैस और भरा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये इसका आविष्कार किया था एडिसन ने। किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने इसका आविष्कार किया था 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में। वहीं बात करें विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब का जो तार होता है वह किसका बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। वहीं बात करें पहली इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने पहली इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मोबाइल फोन चार्जर है, तो मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है वह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें इन्वर्टर, तो ये जो है विद्युत सप्लाई करता है एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। वहीं यूपीएस, तो इसका फुल फॉर्म होता है अनटरप्टेड पावर सप्लाई। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को ज़्यादा करके दे, जैसे स्टेबलाइजर हो गया, तो वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है। वहीं ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, वह वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस किन पर निर्भर नहीं करता है? तो किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये निर्भर उसके द्रव्यमान पर नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, उस पृथ्वी से ऊंचाई पर भी निर्भर करेगा और गुरुत्वीय त्वरण पर भी जो है निर्भर करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो, तो अभी हम लोग देखें ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। तो 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। विद्युत पावर नहीं बढ़ाता है, यह वोल्टेज, वहीं करंट और वोल्टेज दोनों को मापता है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? तो किस प्रक्रिया में? तो गैस से सीधे वो किस में परिवर्तन हो रहा है? ठोस में परिवर्तन हो रहा है। तो ये किस प्रक्रिया में होता है? डिपोजिशन में, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा मैप में एक बार समझ लेते हैं, फिर कभी हम लोग भूलेंगे ही नहीं। प्रश्न में था गैस से सीधा सॉलिड, तो गैस से सॉलिड में परिवर्तन कहलाता है डिपोजिशन। क्या कहलाता है? डिपोजिशन। जबकि ठोस यानी सॉलिड से गैस, ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन, जिसे ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं हम लोग। वहीं लिक्विड यानी द्रव से गैस में परिवर्तन वेपोराइजेशन कहलाता है और गैस से द्रव में परिवर्तन कंडेंसेशन कहलाता है। वहीं सॉलिड से द्रव में, सॉलिड यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन फ्यूजन कहलाता है और द्रव से ठोस में परिवर्तन सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं। हिंदी की बात करें तो गैस से ठोस में परिवर्तन को निक्षेपण कहते हैं, ठोस से गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, वहीं द्रव से गैस में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहते हैं और गैस से द्रव में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। वहीं ठोस से द्रव में परिवर्तन को संगलन कहते हैं और द्रव से ठोस में परिवर्तन को जमना कहते हैं। तो ये दोनों आप लोग देख लिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों रहा तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। किसका? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आधुनिक आवर्त सारणी की 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है।
तो 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 18। कितना होता है? 18। ऑप्शन नंबर सी। आवर्त की संख्या कितनी है होती है आवर्त सारणी में? 7। और समूह की संख्या 18 है। वहीं बात कर रहे हैं 5वां। अच्छा, पहला में बात कर लेते हैं। तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। दूसरे और तीसरे में कितने हैं? 8 तत्व हैं। वहीं चौथे और 5वें में 18 तत्व हैं। वहीं छठे में 32 तत्व हैं। और 7वां जो है अपूर्ण है। 7वां जो है अपूर्ण है, यानी पूरा नहीं है। वहीं अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है? तो 119। कितना? 119। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वस्तु की मात्रा बदलने से उसका घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व चाहे वह 1 kg हो, चाहे वह 100 kg हो, उसका घनत्व जो है सेम रहेगा। घनत्व क्या रहेगा? उसका डेंसिटी हमेशा इक्वल होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो धुआं यह एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रण गैस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये एरोसोल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का उदाहरण है। वहीं बात करें गैस में द्रव का उदाहरण क्या है? कोहरा और बादल। कोहरा और बादल गैस में द्रव का उदाहरण। वहीं द्रव में ठोस का मिश्रण, यह इसका उदाहरण क्या है? कीचड़ और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, दूध। तो दूध क्या है? तो यह पायस का उदाहरण। दूध जो है पायस का उदाहरण है। द्रव में द्रव का उदाहरण क्या है? तो दूध में तेल। द्रव में द्रव का उदाहरण है। वहीं बात करें ठोस में गैस का तो फोम, और ठोस में द्रव का तो पनीर, और ठोस में ठोस का तो रंगीन पत्थर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है? तो ये कौन सा तत्व होता है? तो ये होता है क्लोरीन। कौन सा तत्व होता है? क्लोरीन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लोरीन की बात करें, यह हरी पीली गैस है। इसका गंध अप्रिय और खांसी पैदा करने वाली होती है, और यह विषैली गैस होता है। कैसा गैस होता है? विषैला या विषैली गैस होता है। इसका उपयोग HCl के निर्माण में, किसमें? HCl के निर्माण में किया जाता है। वहीं बात करें आयोडीन, तो आयोडीन जो होता है यह ठोस रूप में पाया जाता है। यह ग्रे ब्लैक रंग का होता है और ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। वहीं बात करें इसका उपयोग, तो इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, टिंचर आयोडीन के रूप में, औषधियाँ उत्पादन में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हम लोग जानते हैं ये पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक है। हम लोग जो है इसे छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करके फिर वह ऑक्सीजन हम बाहर छोड़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, खसरा निम्न में से किसके कारण होता है? तो खसरे की बात हो रही है, तो खसरा वायरस से होता है। किससे होता है? यह वायरस से फैलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं वायरस से फैलने वाले कुछ प्रमुख बीमारी। तो वायरस का इसका ट्रिक क्या है? एडेपोइचे छोग खट्रा हिमहरे, ये वायरस से होने वाले बीमारी का ट्रिक। ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छौ से छोटी माता, गो से गलसुआ, खो से खसरा, ट्रो से ट्रेकोमा, ही से हिपेटाइटिस, मो से मेनेजाइटिस, हो से हर्पीज, और रो से रेबेज। इतना बीमारी जो है वायरस से होती है। वहीं प्रोटोजोआ से, तो उसका ट्रिक है पे कामसोप, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी। वहीं फंगस यानी कवक की बात करें तो फंगस से फैलने वाली बीमारी का ट्रिक है ए दाद खाज यानी एक्जिमा, एथलीट फुट, डार्ट, दमा, खाज, गंजापन। और जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होने वाले का ट्रिक है डीप सूटी का कुटनी है, यानी डिप्थीरिया, फ्लैग, सर्फिलिस, टिटनस, काली खांसी, कुष्ठ, टाइफाइड, निमोनिया और हैजा, ये और टीवी, ये सारे जो है बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो मानव तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो ये शुरू हो जाती है मुख गुहा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से? मुख गुहा से। वहीं बात करें भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। कितने? 5 अवस्थाओं से। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। वहीं पाचन की बात करें तो यह पाचन, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को मोल्टेज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर मोल्टेज नामक एंजाइम मोल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और फिर लाइजोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन जो है आमाशय में पहुंचता है। कहाँ? मुख गुहा के बाद आमाशय में पहुंचता है। चलिए देख, प्रश्न है, विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? हमेशा हर एक एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व। इसका ट्रिक है, याद कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म की बात करें तो मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। ट्रिक क्या है? वृहद का ट्रिक है। वृहद याद रखिए, उसके अलावा जो बचेगा सब सूक्ष्म में हो जाएगा। वृहद का ट्रिक है चोपकिंस CaMg। चोपकिंस CaMg यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम और आई साइलेंट होता है। आई नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये वृहद पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा जितने भी बचते हैं मैग्नीज, कोबाल्ट, CO कर दिए, कोबाल्ट, जेडन, जिंक, क्लोरीन, एमो, मोल्बेडिनियम और वहीं बात करें ब्रोमीन, आयरन और निकेल, ये सारे जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ये पौधों को ये कम मात्रा में चाहिए और ज़्यादा मात्रा में जो चाहिए उसका ट्रिक है चोपकिंस CaMg। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही क्रम पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग जानते हैं मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में होता है। वहाँ से वह बहती हुई जाती है और स्टोर होती है मूत्राशय में और फिर वहाँ से बाहर होता है। अच्छा, इसका डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं, फिर कभी नहीं भूलेंगे। प्रश्न था कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही क्रम जानना था, तो हम लोग देख लेते हैं। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है यानी किडनी में होता है। किडनी से ये निर्माण होने के बाद ये मूत्रवाहिनी के द्वारा ये कहाँ चला जाता है? ये मूत्रवाहिनी हो गया, ये मूत्राशय में आ जाते हैं जहाँ ये जमा होता है और उसके बाद मूत्रमार्ग के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो इसका सही क्रम हो गया वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, इसके द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित नहीं है? यानी जलवायु परिवर्तन कम करने के प्रभाव से वह संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल मिशन। बाकी ये जो तीनों है राष्ट्रीय सौर मिशन, यह बिल्कुल पर्यावरण परिवर्तन के लिए अनुकूल होता है, ये पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। वहीं राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, यह भी इसी के लिए होता है। और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन, ये भी इससे संबंधित है। राष्ट्रीय जल मिशन, इसका उद्देश्य है जल संरक्षण करना, जल के दुरुपयोगों को रोकना, ये सारे से संबंधित होता है राष्ट्रीय जल मिशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न है, वन जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और पशुओं का अवैध शिकार, ये चारों इसका कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों कारण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो रियांग जनजाति यह त्रिपुरा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में पाई जाती है। त्रिपुरा की बात है तो रियांग और त्रिपुरी ये वहाँ की प्रमुख 2 जनजाति है। वहीं बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की प्रमुख जनजाति है नागा और कोयांक।
कोयांक कहाँ की जनजाति है? यह नागालैंड की जनजाति है। वहीं बात करें असम, तो असम का जनजाति है लुसाई, बहुत बार एग्जाम में आया, लुसाई जनजाति, बोजे जनजाति और करबी जनजाति, इसका संबंध असम से है। कहाँ से? असम से है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। आपातानी जनजाति, आपातानी जनजाति, डाफला जनजाति, डाफला जनजाति, मिसमी जनजाति, मिसमी जनजाति और सिंगपो जनजाति, सिंगपो जनजाति, इसका क्षेत्र कहाँ है? असम है। कहाँ है? असम है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं। तो कागज एवं लुगदी डालमिया नगर, सिगरेट दिलावरपुर और प्लाईवुड हाजीपुर और जूट पूर्णिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो गुप्त वंश का प्रमाण जो है यह वायु पुराण, किसमें है? वायु पुराण में इसका वर्णन है। इसका ट्रिक भी है, वायु गुप्त होता है यानी हम लोग को दिखता नहीं है। वहीं बात करें मौर्य वंश, तो इसका वर्णन जो है विष्णु पुराण में बनता है। इसका ट्रिक क्या है? तो विष्णु जी मोर का पंख लगाते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या? तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश का। वहीं मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश का, किसका? सातवाहन वंश का इसमें वर्णन होता है, मिलता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे श्रमण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? श्रमण के नाम से जाना जाता। जजमान क्या होता था? तो जजमान यज्ञ कराने वाले को, यज्ञ कराने वाले को हम लोग क्या उसमें कहा जाता था? जजमान। क्या कहा जाता था? जजमान कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल का समय कितना से कितना है? तो इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और इससे पहले 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में किया गया है? पाली भाषा में। तो किस भाषा में? पाली भाषा में। और हम लोग जानते होंगे कि गौतम बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश जो है वह पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। अर्घमागधी भाषा में जैन धर्म का जो उपदेश होते थे, महावीर स्वामी जो उपदेश देते थे, वह अर्धमागधी भाषा, जिसे प्राकृत भाषा भी कहा जाता था, जिसे प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। वहीं बात करें बुद्ध की, तो हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 563, रिवाइज कर लीजिए आप लोग, याद तो होगा ही। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में, इनका पिता का नाम सुदोधन जो शाक्य गण के थे, माता का नाम माया देवी थी, जो जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई, और इनका देखभाल लालन पालन इसकी माँ सौतेली माँ प्रजापति जो इसके मौसी लगती थी, प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से इनका विवाह हो गया था। वहीं इन्होंने घर जो 29 वर्ष की आयु में छोड़ा था। 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको जो है 35वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो हम लोग जानते हैं निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं? तो ये पाटलिपुत्र से नहीं मिले। कहाँ से नहीं मिले? पाटलिपुत्र से नहीं मिले। वहीं बात करें अशोक, तो अशोक का 13वें शिलालेख से बहुत क्वेश्चन आता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। और उसके पड़ोसी जो शासक है उसका भी चर्चा है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो 13वें शिलालेख में सीरिया के जो राजा, सीरिया के राजा थे एंटीयोकस द्वितीय का वर्णन है। वहीं मिस्र का शासक था कौन? टोलमी द्वितीय, उसका भी वर्णन है। टोलमी द्वितीय। मकदूनिया का राजा था एंटीगोनस, उसका भी वर्णन है। और एपिरस का शासक था अलेक्जेंडर, इसका भी वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में। वहीं बात करें पहला शिलालेख में, तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया है। पशु बलि का निंदा किया गया है।
दूसरे शिलालेख में मानव और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख है। वहीं 5वें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति का जानकारी है। वहीं 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा की सोचे। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12 में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन है और 13वें में हम लोग देख लिए हैं। और 14वां जो शिलालेख है उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। वहीं अशोक का अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिला? तो जेम्स प्रिसेप को मिला। कब? 1837 ईस्वी में। वहीं अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? तो 1750 ईस्वी में खोजा था। किसने? तो पादेट्री पैंथलर ने। किसने? पादेट्री पैंथलर ने अशोक की शिलालेख की खोज किया था और अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिला था जेम्स प्रिसेप को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने होते थे? तो सातवाहन काल में जो प्रचलित प्रमुख मुद्रा थी वह थी सीसा का। किसका? सीसा का मुद्रा। वहीं सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासक ने। किसने? गुप्त शासक ने। वहीं तांबा, तो तांबा का जीतल किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश ने चलाया था। वहीं सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? तो सांकेतिक मुद्रा MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। चलिए प्रश्न है, भगत जवाहरमल ने किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका क्षेत्र था पंजाब। कहाँ इसका क्षेत्र था? पंजाब। वहीं कोल विद्रोह की बात करें तो इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर। कहाँ था? झारखंड का छोटा नागपुर। और इसके जो नेता थे वह थे गोमधर कुंवर। कौन थे? गोमधर कुंवर इसके नेता थे। वहीं अहोम विद्रोह, तो इसका क्षेत्र असम था और इसके नेता कौन थे? तो इसका भी नेता थे गोमधर कुंवर। कौन थे? गोमधर कुंवर। वहीं कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह हो गया। पाइका विद्रोह, तो पाइका विद्रोह इसका क्षेत्र था उड़ीसा। बहुत बार एग्जाम में आया पाइका उड़ीसा। और इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे बख्शी जगबंधु। वहीं सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र बंगाल था, बिहार बंगाल। केना सरकार और इसके प्रमुख नेता थे फकीर विद्रोह, इसका भी संबंध बंगाल था। उसके नेता थे मजनू शाह। कौन थे? मजनू शाह। वहीं पोलीगारो विद्रोह इसका क्षेत्र तमिलनाडु था और इसके नेता थे वीर पी कटमवान। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो नरबली का अंत किया था लॉर्ड एलनब्रो ने। किसने किया था? लॉर्ड एलनब्रो ने नरबली प्रथा समाप्त किया था। कब? तो ये समाप्त किया गया था 1843 ईस्वी में। वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा हम लोग जानते हैं सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। 1829 ईस्वी में। वहीं लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो कैनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह पास किया था, जिसमें विधवा को विवाह की अनुमति दी गई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में। ईस्वी भी याद रखना है। क्या? ईस्वी भी याद रखना है। वहीं बात करें तो शिशु वध पर रोक किसने लगाया था? वेलेजली ने लगाया था। किसने? वेलेजली ने 1798-99 ईस्वी में। वहीं दास प्रथा हो गया और एक और है नेटिव मैरिज एक्ट, जो लागू किया था नॉर्थ ब्रुक ने, अंतरजातीय विवाह से संबंधित था 1872 ईस्वी में। और शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन के द्वारा, किनके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा 1930 ईस्वी में, जिसमें जो है लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों का विवाह का उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। वह प्रमुख परिवर्तन इसमें कौन सा है? अनेक परिवर्तन किए तो इसमें देख लेते हैं। सेना का पुनर्गठन किया और भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिक को बढ़ाया गया। बिल्कुल ये परिवर्तन किया। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी। बिल्कुल ये किया था। वहीं ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, ये भी ले लिया था। मुसलमानों के प्रति उदारता दिखलाई, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये परिवर्तन नहीं किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
किसने कांग्रेस सम्मेलनों की 3 दिनों तक तमाशा कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को कहा था 3 दिनों तक का यह तमाशा है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। वहीं अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? क्षय रोग से पीड़ित है। करजन ने क्या कहा था? तो कांग्रेस अपने पतन की ओर जाते हुए लड़खड़ाते हुए जा रही है, अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? पद के भूखे हैं। वहीं डफरिन ने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है, निम्न में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए? तो ये नहीं चुने गए थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने 1934 का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भी इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं बात करें मौलाना मोहम्मद अली, इन्होंने जो है 1923 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जो काकीनाडा में हुआ था। वहीं बात करें चित्तरंजन दास, तो 1922 के गया अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम दास बिरला। एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी स्थापना गांधी जी ने 1932 ईस्वी में ही कर दिया था, अखिल भारतीय संघ के नाम से। बाद में 1933 ईस्वी में इसका नाम पड़ गया हरिजन सेवक संघ और उसके अध्यक्ष बने थे घनश्याम दास बिरला। और सचिव कौन बने थे? उसके सचिव बने थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर। अमृतलाल विठल दास ठक्कर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था तारकनाथ दास। किसने किया था? तारकनाथ दास ने इसकी शुरुआत किया था। वहीं लाला हरदयाल की बात करें तो इन्होंने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर की शुरुआत किया था। किसका? हिट फॉर सेल्फ कल्चर की शुरुआत किया था। वहीं बात करें वैलेंटाइन सिरोल, बहुत बार एग्जाम में आया है, इन्होंने इंडियन अनरेस्ट का शुरुआत किया था। इंडियन अनरेस्ट पत्रिका का शुरुआत किया था किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। वहीं चित्तरंजन दास ने वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, इसकी शुरुआत किया था। और नील दर्पण का संपादक किया था दीनबंधु मित्र ने। किसने? दीनबंधु मित्र ने। और सुभाष चंद्र बोस तो इंडियन स्ट्रगल का संपादन किया था, इंडियन स्ट्रगल का संपादन किया था। वहीं कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो कांग्रेस का इतिहास, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, कांग्रेस का इतिहास लिखा था पटाभी सीतारमैया ने। किसने लिखा था? पटाभी सीतारमैया ने लिखा था। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी और न्यू इंडिया जो दैनिक पत्रिका थी उसका संपादन किया था। और द रिवोल्यूशनरी इसका संपादक किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ये दोनों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। जबकि मसूलीपट्टनम में डच ने अपना पहला कारखाना खोला था। अब बात करें पुर्तगाली, तो पुर्तगाली ने कोचीन में अपना पहला कारखाना खोला था। कहाँ खोला था? कोचीन में। फ्रांसीसी और अंग्रेज सूरत में, डच मसूलीपट्टनम में और पुर्तगाली ने कोचीन में खोला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? तो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था इंदौर के होल्करों ने। बहुत बार एग्जाम में आया है और बहुत बार सेट में भी हम लोगों ने इसका रिवाइज किया है। सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं किया था? तो इंदौर के होल्करों ने इसे स्वीकार नहीं किया था। वहीं बात करें सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वेलेस्ली के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। वेलेस्ली के द्वारा सबसे पहला राज्य था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद, जो हमने 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। उसके बाद स्वीकार किया था मैसूर ने 1799 ईस्वी में। 1799 के अक्टूबर में 1799 के अक्टूबर में
तंजौर ने जो है सहायक संधि स्वीकार किया था। वहीं अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार किया? तो अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया था 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में। और सिंधिया ने कब स्वीकार किया था? तो सिंधिया ने स्वीकार किया था 1804 ईस्वी में। ये वेलेजली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब वेलेजली के समय में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। इसी के समय में बसीन की संधि हुई। किसकी संधि? बसीन की संधि हुई थी। प्रश्न है, सिंध का अंग्रेजी राज में विलय कब किया गया? तो सिंध का अंग्रेजी राज में विलय ये 1843 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1843 से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। 1843 में ही एलनबरो के द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाया गया था। वहीं 1843 ईस्वी में ही सिंध का विलय किया गया था। 1843 में ही ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ था। ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ था। वहीं 1843 से ही रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुई थी। रविवार की छुट्टी 1843 से ही प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखने एवं उसके नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत किया था? यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इनके बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसप? अली और गुरसप्स। वही बात कर अलाउद्दीन खिलजी। यह राजस्व 1/2 लेता था और लूट के माल, जिसे खुम्स कहते थे, उसका हिस्सा ये 3/4 लेता था। यानी 4 में 3 हिस्सा लेता था और 1 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। वहीं बाजार नियंत्रण के लिए इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाया था। इन्होंने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल का निर्माण कराया। वहीं बात करें अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। बहुत बार एग्जाम में आया। अपने आप को इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। इन्होंने 2 कर लगाया था, चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, जबकि गढ़ी कर घरों व झोपड़ियों पर लगाया जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुआ था। 1316 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किनके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी। वहीं बात करें दीवाने कोही की स्थापना किसके द्वारा किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने अर्ज, इसकी स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। यह कृषि विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने कोही कृषि विभाग से संबंधित था। वहीं दीवाने बंदगान, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिकहाक, ये जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। खैरात होता था दान विभाग, बंदगान था दास विभाग और इस्तिकहाक था पेंशन विभाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने इसका प्रतिपादन किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन खिलजी। तो हम लोग जानते हैं यह खिलजी वंश का संस्थापक था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो किलो खरी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ? किलो खरी राजधानी बनाई थी। यह गद्दी पर कब बैठा था? 1290 ईस्वी में। और इसकी हत्या इसके भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है IMF। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह जारी करता है। वहीं बात करें IMF, तो IMF की स्थापना कब हुआ? तो 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। वहीं वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। संयुक्त राष्ट्र, तो इसका जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो यह SDR को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, SDR की बात है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। और प्रश्न है, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था? तो सेवाओं पर कर लगाने का सिफारिश ये किया था राजा चलैया समिति ने। किसने किया था? राजा चलैया समिति ने ये सिफारिश किया था। वहीं इसके अन्य जो है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। बात करें केलकर समिति, तो केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से संबंधित था। LK झा समिति, ये भी एग्जाम में आया, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित था। अप्रत्यक्ष कर से LK झा समिति और रेखी समिति दोनों का संबंध था। वहीं बात करें आबिद हुसैन समिति, इसका संबंध लघु उद्योग से था। किससे था? लघु उद्योग से था। दोस्तों, ये था एडिटेरिया की तरफ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिए, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप अलग से भी खोज के उसे नोट कीजिए और उसे रिवाइज करते रहिए ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। ये बुक बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद KBC या प्लेटफॉर्म का हम लोग सेट देखेंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।